हेलो फ्रेंड्स, मैं चुनूंगा आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का मॉडल प्रश्न पर 2022 सेशन का, जिसमें हम लोग देखेंगे विज्ञान का 40 एमसीक्यू जो आपके मॉडल प्रश्न पत्र में प्रश्न दिया गया है और आपके आने वाले जेक के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं या फिर इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इसी से क्वेश्चन। तो देखते हैं विज्ञान का एमसीक्यू, जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों कि पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, बात करें दाढ़ी बनाने में, तो दाढ़ी बनाने के लिए आपको चाहिए था अवतल लेंस। तो इस तरह से आपका पहला का ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो दोस्तों, बात करें गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है, तो एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, तो एफ बराबर होता है R/2 होता है। ठीक है दोस्तों, या फिर लिख सकते हैं R बराबर 2F भी लिख सकते हो। इस तरह से हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। क्या बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो वो आपका रहता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या रहती है दोस्तों, अपरिवर्तित रहती है। तो इस तरह से होगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या बोला कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्या बोला कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो वो होती है आपकी 1D। ठीक है दोस्तों, इस तरह से होगा चौथा का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के दोस्तों कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है 1/p। तो जैसे कि आप 1/p लिखिएगा तो यह क्या आएगा, तो आपका दिया 4D। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। अगर इसको भागा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0.25। क्या आ जाएगा आपका 0.25 आ जाएगा। अगर 0.25 ये मीटर में होता है, किस में होता है, मीटर में। अगर इसको सेंटर में बदलिएगा तो आ जाएगा आपका गुना 100 कीजिएगा तो आप जगह आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, बात करें गाड़ी का, तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, जहाँ से कोई रोशनी निकलता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग अग्रदीप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेडलाइट। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका अवतल दर्पण। तो इस तरह जगह छठा का ऑप्शन नंबर ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह किस पर बनता है, तो वह बनता है आपका रेटिना पर। लेकिन रेटिना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं उसको दृष्टि पटल। तो सातवां का ऑप्शन नंबर क्या दिया आपका, हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है। दोस्तों, बात करें सामान्य नेत्र का दूरबिंदु, तो ये अनंत है। ये क्या है आपका, अनंत। तो इस तरह से होगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। दोस्तों, बात करें नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आपका करता है परितारिका। तो ये हो जाएगा आपका 9 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दोस्तों कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों, बात करें मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होती है। ठीक है दोस्तों, उल्टा और क्या होती है, वास्तविक। तो 10वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर डी, उल्टा एंड वास्तविक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दोस्तों कि 1 किलोवाट और में 1 kWh निम्न में से किसकी इकाई है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऊर्जा, ऊर्जा की होती है। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर क्या होती है, निम्न में किसकी इकाई है, तो ये होती है आपका ऊर्जा। तो 11वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, ऊर्जा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि कूलम किसका एसआई मात्रक है। तो दोस्तों, बात करें कूलम का, तो कूलम आपका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो इस तरह से हो जाएगा 12वां का ऑप्शन नंबर आपका ये। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या बोला कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। दोस्तों, बात करें विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर करता क्या है, तो विद्युत मोटर आपको करता है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल देता है। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर पंखा चलाते हैं, ठीक है, तो पंखा को करंट देते हैं, ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो वो क्या करता है, घूमने लगता है, मतलब यंत्र के जैसे काम करता है। तो वही बोलते हैं कि विद्युत ऊर्जा को क्या करती है मोटर, आंतरिक ऊर्जा में बदल देती है। इस तरह से हो जाएगा आपका 13वां का ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, आंतरिक ऊर्जा में बदल देती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों, बात करें जल का
अपघटन, तो जल का अपघटन होता है वियोजन अभिक्रिया। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 14वां का ऑप्शन नंबर डी, वियोजन अभिक्रिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों कि CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, मतलब किसका बाहर निकल रहा है। जैसे कि दिया किया CuO प्लस H2 और फिर दिया सोल्यूशन में क्या दिया आपका Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे आपका हो रहा है आपका अपचयन आपका H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का। तो इस हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर डी। अब बताए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दोस्तों कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो ये आपका हो रही है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह हो जाएगा आपका 16वां का ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। 16वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। आप बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 17वां कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। दोस्तों बात करें प्राकृतिक सूचक का तो वो होता है आपका लिटमस पत्र। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 17वां का ऑप्शन नंबर सी, लिटमस पत्र। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों कि किस विलयन ना pH मान 10 है वह निम्नलिखित में क्या होगा। दोस्तों बात करें pH मान का तो 1 से 7 तक होता है अम्लीय, 7 होता है जिसको बोल सकते हैं ना ही अम्ल होता है ना ही क्षार होता है, ठीक है, वो क्या होता है उदासीन होता है 7, और 7 के बाद होता है क्षारीय। तो यहाँ पे pH मान 10 दिया तो 10 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका क्षार। तो इस तरह हो जाएगा आपका 18वां का ऑप्शन नंबर डी, 18वां का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दोस्तों कि दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। जो ये चित्र आपका दिया गया ट्रायंगल के जैसा और बीच में हाथ धो रहा है वो किस चीज का सूचित करता है। तो ये आपका करता है सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन की चेतावनी का चिन्ह। तो इस तरह हो जाएगा आपका 19वां का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दोस्तों कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। दोस्तों बात करें इमली में तो इमली में आपका होता है टार्ट्रिक अम्ल। तो इस तरह से हो जाएगा 20वां का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या बोल रहा है कि अधातु बोल रहा है, सॉरी धातु नहीं, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वो आपका ब्रोमीन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ब्रोमीन आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अधातु बोला है, धातु नहीं बोला है, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशमक बनाने में किया जाता है। अग्निशमक किसको बोलते हैं, जैसे मान के चलिए आपका बोल सकते हैं कि आग लग गया, आग लग तो उस आग को बुझाने के लिए, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे किसी बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आपको जनरली देखने को मिलेगा। तो वो अग्निशमक क्या होता है कि किसी भी अगर आग लगी अचानक से तो उसको अचानक से बुझाने के लिए अग्निशमक में गैस रहता है तो उससे बुझाते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि अग्निशमक बनाने में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, वो तो आपका क्या जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बोल सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 22वां का ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 22 का हो जाएगा आपका बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो ये आपकी बना है परमाणु संख्या। तो इस तरह हो जाएगा आपका 23वां का ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या के आधार पर बना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है। दोस्तों बात करें धातुओं में क्रियाशील तो सबसे पहले पोटासियम होता है जिसको हम लोग के भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है। इस तरह से आपका ग्रुप बटा हुआ मैग्नीशियम। तो यहाँ पे क्या बोला निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो क्या हो जाएगा आपका पोटासियम। तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटासियम। अब बताए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों कि पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। दोस्तों जो पृथ्वी से हम लोग भूपट्टी से मतलब जमीन से जो हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं दोस्तों खनिज। तो इस तरह से जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, और वही खनिज फिर बाद में क्या बन जाता है एस्क, जब उसे अलग मटेरियल उसको निकाला जाता है। तो हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 का। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों कि प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील मौजूद है, तो वो आपका एल्कोहल है। तो एल्कोहल तो हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल। यहाँ पे दारू समझने का भूल मत कीजिएगा, एल्कोहल, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, ठीक है। तो जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल का टूटना भी होता है, ऑक्सीजन मुक्त भी होता है क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं,
भोजन बनाते समय। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। दोस्तों भोजन बनाने के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ के द्वारा, जब भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना कि छोड़ते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। ये आपका गलत है, ये आपका क्या हो जाएगा गलत। तो इस तरह हो जाएगा आपका 27वां का ऑप्शन नंबर सी, यही नहीं होता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या दोस्तों कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। ठीक है, फ्लोएम जैसे करने का मतलब कि भोजन बना लिया पौधा, तो पौधा क्या करेगा, केवल ऊपर की ओर जाएगा या केवल नीचे की ओर। तो दोस्तों बात करें फ्लोएम जब खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है तो वो ऊपर नीचे दोनों की ओर करता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 28वां का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पौधा क्या करेगा, जड़ में भी खाना पहुंचाएगा, तना भी पहुंचाएगा, पत्तियों में भी पहुंचाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बात करें वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को, तो हम लोग उसको बोलते हैं वृक्क। ठीक है, वृक्क बोलते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो वो आपका होता है एथिलीन। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्या बोला कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। क्या बोला कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, वो किससे होता है, तो वो होता है थायराइड द्वारा। तो इस तरह हो जाएगा आपका 31 का, थायराइड ने अंडाशय द्वारा होता है। तो इस तरह हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय द्वारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग निषेचन। क्या बोलते हैं दोस्तों, निषेचन। तो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 को। क्या बोला कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। दोस्तों ये पता होगा आपको, इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग मुकुलन। क्या बोलते हैं, विकुलन, क्योंकि अगर जहां से ये टूटेगा वहां से फिर वो एक नया पौधा के रूप में बन जाता है। तो ये आपका जो चित्र दिया गया है ये कौन सा जनन हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका मुकुलन। तो इस तरह हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। तो ये होता है असंजात अंग होते हैं। कौन सा होता है, असंजात अंग। तो 34 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असंजात अंग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 को। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। ये तो सबको जानते होगा, आप लोग पढ़े हुए कि 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, तो वो आपका चुना था मटर। तो इस तरह हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर सी, मटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो 36 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। उत्पादक क्या है, मतलब जिससे हम लोग बोल सकते हैं घास। घास क्या उत्पादक, क्योंकि घास खाएगा फिर वो जो घास खाता वही शाकाहारी कहलाता है। ठीक है, तो जो सबसे मेन उत्पादक होता है चाहे किसी भी फैक्ट्री के लिए हो वो आपका घास होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर सी, घास उत्पादक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। प्रथम पोषक स्तर का, द्वितीय पोषक स्तर का, तृतीय पोषक स्तर का। तो दोस्तों प्रथम पोषक स्तर जो घास होता है वही होता है आपका किसी भी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पोषी स्तर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोला कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो ये होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इससे हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि जैव मात्रा से लकड़ी भी होता है, गोबर गैस भी होता है, कोयले भी होता है, यहाँ पे क्या नहीं होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दोस्तों कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब हवा चलती है तो हवा से जो हम लोग बिजली बनाते हैं जिसको पवन चक्की के माध्यम से बनाते हैं, तो क्या बोला कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए।